नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ग्रेट मूव्स में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो एक आमतौर पर हम इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, चाहे हम शहर से हैं, चाहे हम किसी गांव से हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर किसी भी परिवेश से हैं, कि हमारी जो मेंटल जो हेल्थ है, जो हमारा दिमागी जो संतुलन कहें या हमारा दिमाग किस चीज़ से ग्रसित है या ठीक है, इस चीज़ को हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं वो एक मेंटल हेल्थ सर्वाइवर हैं। इसके साथ साथ एक एक्टिविस्ट है जो अभी मेंटल हेल्थ पे लोगों को अवेयर कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं मेंटल इलनेस से ओवरकम करने के लिए। अलग अलग जगहों पर मैम खुद जाती हैं और लोगों को इसके बहुत बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। साथ में अचीवर हैं, इनको अभी अवार्ड भी मिला है, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मैम के नाम अभी जो है 2 दिन पहले ही आई थिंक जो है मैम ने उसको अचीव किया है। मैं बहुत ही आपका मैम स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ हैं मैम शहर हाशमी जी। मैम बहुत बहुत नमस्कार आपका ग्रेट मूव्स में। थैंक यू। सबसे पहले मैम जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं वो ये है कि जो ये मेंटल इलनेस है, जो दिमागी बीमारी है, ये क्या है? क्योंकि आमतौर पर जो हमारे दर्शक हैं या जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज़ को सिरे से डिनाई करते कि यार मेंटली कुछ नहीं होता, काम करो सब ठीक हो जाएगा। मतलब जनरली क्या है, ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं, उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है। तो मेंटल इलनेस ये जो टर्म है, ये जो चीज़ है, ये है क्या मैम? लोग जब मेंटल हेल्थ सुनते हैं तब उनको सबसे पहले समझ आता है कि ये पागल है, क्योंकि मेंटल का मतलब लोग हमेशा रिलेट करते हैं पागल होने से। बिल्कुल। पर मेरा मानना है मेंटल हेल्थ जिसके हम बात करते हैं, मेंटल इलनेस की हम बात करते हैं, तो वो होता है आपके दिमाग का वेल बीइंग, कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है, आप कितना सोच पा रहे हैं। आप जैसे मेरे केस में अगर मैं इसी सेम सवाल को अपनी लाइफ से रिलेट करूं तो मेरे ये जो मेंटल इलनेस का जो मेरा जर्नी है वो बहुत बचपन में शुरू हुआ था, राइट आफ्टर माय अडॉप्शन। मैं अडॉप्ट हुई थी जब मैं 1 साल की होने में 1 दिन ही बचा था जी। और 9 महीने मेरे असली माँ बाप ने मुझे साथ रखा और छोड़ दिया। अब एक बच्चा, लोगों को लगता है कि उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, कि अपने माँ बाप से सेपरेशन जो हुआ उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। वो एक ट्रॉमा बन जाता है बच्चे के लिए, और कहीं ना कहीं वो बच्चा वो समझता है अपनी माँ का फील, वो सब तो स्मेल समझता है एक बच्चा। तो मेरे साथ यही 2-3 साल की उम्र में शुरू हुआ। मैं बहुत वायलेंट हो जाती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक छोटा बच्चा वैसे रिएक्ट नहीं करता। तो यही मेंटल हेल्थ होती है, जब आप अपनी ही माइंड और अपनी बॉडी को नहीं बता पाते कि अब ये करना है या अब ऐसे सोचना है, या अगर दिमाग में ये थॉट्स आ रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो वही कंट्रोल मेरे पे नहीं था। 15 साल की मेरी जर्नी रही है, और 15 साल में काफी ऐसा टाइम रहा है जब मैं बिल्कुल भी अपना आपा खो बैठती थी और मुझे दौरे पड़ते थे, या उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ब्रेकडाउन्स होते थे, बहुत सिवियर। और मेरे माँ बाप एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। मेरे डैड एक मेरे डैड एक साइंटिस्ट है, मेरी मॉम एक बहुत वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट हैं। उसके बावजूद उनमें भी ये अवेयरनेस नहीं थी कि ऐसा कोई मुद्दा है मेंटल हेल्थ का, या ऐसे कोई बीमारी बच्चे को हो सकती है। तो उन्होंने भी पढ़ा और उससे ही ये समझ लाए वो कि कैसे मुझे या मेरा ख्याल रखना है, और बाकी बच्चों से बहुत अलग तरीके से ख्याल रखना पड़ता है। उसके सामने जैसे एक मेंटल हेल्थ पेशेंट के आगे क्या बोल रहे हैं आप, किस टोन में बोल रहे हैं आप, और आप कहाँ बोल रहे हैं, वो सब कुछ बहुत मैटर करता है। मुझे जो बीमारी है वो है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और मुझे बहुत सिवियर डिप्रेशन रहा है। मैंने बहुत बार सेल्फ हार्म किया है अपने आप को, एंड उस सब से अब मैं बाहर कहीं ना कहीं आ चुकी हूँ। और मैं मानती हूँ कि मैं ये जो काम करके रखा है मैंने अभी रिसेंटली जो किया है वो बहुत ज़रूरी है आगे की जनरेशन्स के लिए। मैम क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी, आज के दौर में भी जो लोग हैं वो मानसिक बीमारियों को ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं? बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो ये बहुत चिंता का विषय है हालांकि, बट ऐसा है क्यों?
ये इसलिए है बिकॉज लोगों को समझ ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जो हमने अभी ये पूरी एक ब्रेकिंग स्टिग्मा 1 माइल एट अ टाइम को कैंपेन किया था, उसमें हमने लोगों को फीडबैक फॉर्म्स भी दिए थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहली बार मेंटल हेल्थ क्या होती है या मेंटल इलनेस क्या होती है वो पहली बार सुन रहे थे। तो ये नॉलेज अभी भी लोगों में नहीं आई है। लोगों को कैंसर पता है, खांसी बुखार है, उसको नॉर्मली ट्रीट करना आता है, बट मेंटल इलनेस भी बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है जिसको आप ट्रीट कर सकते हो। और आज की डेट में साइंस इतना आगे बढ़ गया है, दवाइयों से मैं भी ठीक हुई हूँ। बहुत टाइम लगा मुझे, छोटे कदम लेने पड़े, बट मैं भी ठीक हुई हूँ। तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है क्योंकि लोग सुनते नहीं है, सीरियसली लेते नहीं है, या मजाक के तौर पे ले लेते हैं, या उनको लगता है कि इसमें भूत है। मेरे को भी बहुत बार ऐसा हुआ, लोगों ने बोला कि मेरे एक घर में दीदी काम करती थी, उन्होंने ही बोला कि दीदी के अंदर तो भूत आ गया है, दीदी को तो झाड़ फूक करवाना चाहिए इन लोगों को। तो ऐसा नहीं होता है। ये एक मेंटल हेल्थ भी एक बीमारी है और उसके लिए अलग तरीके का ट्रीटमेंट है और डॉक्टर्स अवेलेबल है, साइकियाट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं। लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ही इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं बताने में किसी को कि मैं साइकियाट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट है आज मेरा। अगर एक नॉर्मल बुखार के लिए आप एक फिजिशियन के पास जा रहे हो, आप उसको आराम से बोल दोगे लोगों में, दोस्तों में कि यार मुझे आज बुखार है, मैं एक फिजिशियन के पास जा रहा हूँ। ये ऐसा भी इसलिए भी तो है ना मैम, क्योंकि सोसाइटी की एक परसेप्शन है कि जैसे आप साइकियाट्रिस्ट का नाम लोगे ना तो उनको लगेगा कि एक साइको है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसे में जो हमारा जो फिजिकल हेल्थ है, जो शारीरिक स्वास्थ्य है और जो मेंटल हेल्थ है, इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस आप देखते हो? आपने जो अभी तक जो स्टडीज़ की हैं, जैसे आपने ओवरकम किया है, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? फिजिकल हेल्थ में ये हो सकता है कि आपको वीकनेस हो रही है, आपने सो लिया थोड़ी देर, आप ठीक हो गए, आप बेटर फील कर लोगे, आप वो एनर्जी जो आपके अंदर से गायब हुई है वो आप वापस रीगेन कर लोगे। बट मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है जिससे आप पूरी तरह रुक जाओगे, आपके लिए दुनिया रुक जाएगी, आपको लोग नहीं पसंद होंगे, आप अकेले रहने की कोशिश करोगे, फिर आप ये भी कंप्लेन करोगे कि मुझे लोनलीनेस हो रही है। तो ये बहुत अलग चीज हो जाती है और उसको आप मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, अब ये है कि अगर आप मेंटली ठीक नहीं हो तो आप फिजिकली ठीक हो ही नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं अगर आप फिजिकली ठीक नहीं हो तब भी आप अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत ला करके यार मैं ये काम कर ही लेता हूँ, आप सोच कर वो चीज कर पाते हो। बट आप मेंटली ठीक नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाते। तो आपका बेसिकली अगर सिंपल सी मैं आसान सी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, दैट जो हमारा माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो किंग है। बिल्कुल। वो आपको, आपकी बॉडी को रेगुलेट भी करेगा, उसको ऑर्डर भी पास करेगा। तो अगर आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपका माइंड होना चाहिए, राइट? अगर आपका माइंड सही है तो आप आपकी बॉडी को भी ठीक कर सकते हो। अगर आपका माइंड सही नहीं है तो आप आपके शरीर को भी बीमार कर लोगे। बिल्कुल, राइट टू मैम? तो मैम यहाँ पे एक मेन सवाल आता है, अगर साइकोलॉजिकल डिजीज़ की हम बात करें तो जब इस बारे में कोई जानना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है या कुछ समझना शुरू करता है, तो इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं कि उसको लगता है कि यार आई एम आल्सो ए साइको, कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं, कि ऐसा तो मेरे साथ, ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। जैसे कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, वो नॉर्मल हो सकता है, बट उसको लगेगा कि मैं बीमार हूँ। तो किसी इंसान के लिए ये जानना मैं बीमार हूँ मानसिक तौर पे या ठीक हूँ, कैसे कोई पता लगाएगा इस चीज़ का कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे कंसल्ट करना चाहिए? जैसे हर किसी को, आप चाहे स्कूल में जाता हुआ बच्चा ले लो, चाहे आप एक वर्किंग वुमन या मैन ले लो जो काम कर रहे हैं, स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। अब एक वो मेंटल हेल्थ कैसे है, कैसे पता चलेगा कि जैसे अगर मुझे आज स्ट्रेस हो रहा है कि आज मेरे बॉस ने मेरे पे चिल्ला दिया या टीचर ने मेरे को आज चिल्ला दिया या मेरे आज मार्क्स कम आए, तो वो चीज होती है कि कुछ घंटे आप उस बारे में सोचे कि अच्छा आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं घर आई, मैं बुरे मूड में हूँ, मैंने खाना वाना नहीं खाया, मैं सीधा अपने रूम में चली गई। कुछ घंटों बाद जब मैं सो के उठी या मैं रूम से थोड़ा बाहर आई या मुंह धोया मैंने, तो मैं थोड़ा बेटर फील करने लगी और वो चीज मैं दिमाग से निकाल चुकी। अब मेंटल हेल्थ पेशेंट के साथ क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आपको एक मेंटल इलनेस है? वही चीज जो आई थिंक कुछ साल पहले हुई हो, कुछ महीने पहले हुई हो या कुछ हफ्ते पहले हुई हो, चलती जाएगी दिमाग में, चलती जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस गिरता जाएगा, आप लोगों से बात नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा अगर इस टीचर ने मेरे पे चिल्लाया तो कल को कोई भी टीचर मेरे पे चिल्लाएगी, तो आप एक फोबिया सा बना लोगे, आप डर बना लोगे अंदर, फियर्स आपके बढ़ते जाएंगे, तो फिर आप डील नहीं कर पाते हो। फोबिया इज आल्सो मेंटल डिजीज?
नहीं, फोबिया मतलब किसी चीज का डर बना लेना। डर बना लेना। हाँ, फियर। तो बहुत खतरनाक फियर जब बन जाता है तब आप उसको फोबिया कहते हैं। तो जैसे मुझे छिपकलियों का, मेरे जो आसपास अगर कोई छिपकली है तो मैं नहीं रह सकती। तो वैसे ही होते हैं, अलग अलग चीजें होती है। तो अभी जैसे अब मैं गई मार्केट, अब मेरे पे किसी ने चिल्ला दिया, अब मुझे मार्केट जाने से अकेले डर लगने लगेगा। मुझे लगेगा मेरे साथ कोई ऐसा चले या मम्मी पापा चले ताकि अगर मुझे कुछ होता है तो वो मुझे प्रोटेक्ट कर ले, उस चिल्लाने से बचा ले। बिल्कुल। हाँ, आप चाहते हो कि आप प्रोटेक्शन में रहो। हाँ बिल्कुल, एक शेल में चले जाते हो आप। हाँ, आप एक शेल में हो, आप चाहते हो कि कोई मेरे आसपास रहे जो मुझे प्रोटेक्ट करे। दैट अगर ये टर्म कोई फील कर रहा है या किसी को बार बार कॉल्स आ रहे हैं, उसको फोन से डर लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की वो कोई थ्रेट फील कर रहा है, वो दैट मीन्स वो मेंटल इलनेस है, उसको हो सकती है, कंसल्ट करनी चाहिए। हाँ, और अगर वही चीज के बारे में आप सोचे जा रहे हो वो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है और आप दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे, आप उस बारे में सोच रहे हो तो आपके हाथ कांप रहे हैं, या आपको बहुत पसीना आ रहा है, या आपको बहुत ज्यादा ठंड लगने लगे, या आपको सर दुखने लग जाए, है ना। बहुत सारी तरीके होते हैं। आप कंटिन्यूसली अपने पैर हिलाने लगते हो, या आप बातें करते हो तो आपके एक अलग जेस्चर्स में बातें करते हो। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। मुझे जब एंजाइटी होती है तो मुझे बहुत पसीना आने लगेगा, या मुझे एकदम से बहुत ठंड लगेगी, या मैं कांपने लग जाऊंगी। तो वो चीजें होती है। बेसिकली अगर आप कंटिन्यूसली किसी चीज को लेके अबनॉर्मल फील कर रहे हो या बिहेव कर रहे हो, या फियर आपको फील हो रहा है कंटिन्यूसली, दैट मीन्स आपको कंसल्ट करने की जरूरत है। अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि जो अडॉप्टेड चाइल्ड्स होते हैं उनके दिमाग में एक खास तरीके का फियर रहता है कि, और ये जो बात है मैम, इस बारे में बहुत कम बात होती है। इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल। जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसके जब वो अकेला होता है, अकेला फील करता है, वो सबके बीच में भी अकेला फील करता है, क्या थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं, उसका क्या प्रभाव उसके दिमाग पे पड़ता है, और वो किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है, इसके बारे में बताइए। ये खासकर उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो अडॉप्टेड हैं। सो जब मैं अडॉप्टेड थी, मेरे दोनों ही पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे। तो मेरा स्पोर्ट्स डे है, या मुझे कोई रेस में मेडल मिला, या टीचर्स मीटिंग है, जैसे टीचर्स मीटिंग होती है स्कूल में, या मेरी रिपोर्ट कार्ड मिलनी है, तो मेरे पेरेंट्स नहीं आ पाते थे और सारे पेरेंट्स आते थे। तो मैं सोचती थी, जैसे एक ख्याल मेरे दिमाग में हमेशा आया है, जो मैंने अभी रिसेंटली बहुत अपने पेरेंट्स को भी बताया, कि क्या इनमें से कोई मेरे माँ बाप हो सकते हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया हो, या फिर जैसे सवाल आते हैं कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, है ना। अब उसके साथ अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को मेंटल हेल्थ हो जो अडॉप्टेड हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से जी लेते हैं। अब मेरे केस में जो एक बहुत अच्छी चीज मैं मानती हूँ वो ये रही है कि अडॉप्शन के बारे में मुझे मेरे अभी जो मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं उन्होंने खुद ही बताया। मुझे ये बात बाहर से कहीं से नहीं पता चली। अगर मुझे यही चीज किसी और से पता चलती, उनका कोई दोस्त होता, सोसाइटी में कोई होता, या कहीं और से पता चलती, तो मैं उन पे भरोसा नहीं कर पाती। तो अब मुझे उनके साथ जो मेरी बॉन्डिंग है, जो मेरा भरोसा है उन पे, वो बहुत अच्छा है इस वजह से, क्योंकि उन्होंने ना दुनिया से ये चीज को छुपाया कि मैं अडॉप्टेड हूँ, और ना ही मुझसे छुपाया, और मुझे खुद ही समझाने की कोशिश की कि अडॉप्शन क्या है, मैं कैसे अडॉप्ट हुई, है ना। तो वो चीजें मेरे लिए इजियर बन गई, तो वो उस तरह फियर नहीं बने। बट अभी भी बहुत फियर्स हैं कि मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ क्यों हुआ। और लगता है लाइफ में, चाहे आप फैमिली ले लो, दोस्त ले लो, या रिलेशनशिप ले लो, आपको हमेशा लगेगा कि वो दूसरा पर्सन आपको छोड़ के जा सकता है। आप हमेशा उस खौफ में जीते हैं कि अगर मैंने उसके एक्सपेक्टेशंस रीच नहीं किए और वो मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा। बोलते हैं ना, मैं इसके बिना नहीं जी सकता। वो सच नहीं होता। आप जी लोगे, उसकी जाने के बाद भी आप जी लोगे, बट आप उस खौफ में तो जी रहे हो ना तब तक, जब तक वो चीज आपके साथ हो ना जाए। तो उसके साथ डील करना आप तभी सीखोगे जब वो चीज आपको या वो इंसान आपको छोड़ के चला गया। तो वैसी चीज आपने जो ये पूरा आपने अवसाद इसको बोलते हैं हिंदी में, जो झेला है, मेंटल इलनेस थी, आपने इससे ओवरकम कैसे किया मैम? कितना समय लगा, थोड़ा सा उस बारे में। तो मेरा एक तो मानना है कि अगर यही चीज मेरे बचपन में 4-5 साल की उम्र में पता चल जाती कि मुझे ऐसे कोई इश्यूज हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो शायद मैं जल्दी ठीक होती। और मैं अब 1 महीने में 30 साल की होने वाली हूँ। पर मुझे लगता है कि मैंने 15 साल अपनी जिंदगी
या तो रूम में या सुसाइड करने की कोशिश में या इस लड़ाई को लड़ने में बिता दी। तो अगर यही चीज पहले पता चलती और मेरी काउंसलिंग और मेरी दवाइयां पहले शुरू होती तो ये शायद इतना टाइम नहीं लेता। बट मेरी जो जर्नी है, मैंने बोला 15 साल की रही है ऑलमोस्ट। 15 साल आधी जिंदगी है मेरी। पहले जब मैं 15 साल जी रही थी तब मेरे लिए ये सब नेगेटिव था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वही सवाल मेरे अंदर थे। बट आज जब मैं उससे काफी हद तक, आई वुड से 99% जब मैं बाहर आ चुकी हूँ इस चीज से, इस बीमारी से, तब मुझे लगता है कि शायद मेरे पब्लिकली बात करने से या ये अवार्ड पाने से दूसरे मेंटल हेल्थ सर्वाइवर्स या जो अभी पेशेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद मिल रही है कि अगर ये लड़की इतने साल बाद भी बाहर आकर इतना कुछ कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सो मैं खुश हूँ कि मैं इंस्पिरेशन बन पाऊँ ऐसे लोगों के लिए, और बन रही हूँ कंटिन्यूसली। बिल्कुल मैम, कि लोग इस लड़ाई को लड़े और गिव अप ना करें। जब एक बच्चा सुसाइड के थॉट्स ला रहा है और अपने पेरेंट्स को ओपनली नहीं बता पा रहा और एक दिन वो सुसाइड कर लेता है, तब माँ बाप सिर्फ रो सकते हैं, आसपास वाले रो सकते हैं कि रिग्रेट कर सकते हैं कि अगर हमने समझा होता। तो मैं कंटिन्यूसली इन बारे में बातें करती हूँ ताकि बच्चे भी समझें कि यार माँ बाप तक पहुंचना जरूरी है या बाहर हेल्प ढूंढनी जरूरी है, एक साइकियाट्रिस्ट से बात करना जरूरी है। एंड प्लस कि अब माँ बाप भी समझे कि अगर हमारा बच्चा ऐसे कोई सिम्टम्स शो कर रहा है तो हम भी उसे समझे और ऐसा कुछ ना होने दें। मेंटल इलनेस की कोई पर्टिकुलर एज हो सकती है या ऐसा है? क्योंकि ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल ये किसी बच्चे में ही हो सकती है या आप किसी भी उम्र में इसका शिकार हो सकते हो। बिल्कुल, कोई किसी भी, कोई एज नहीं है। आप 70 साल में भी आपको मेंटल इलनेस हो सकती है, आपको 3 साल की उम्र में भी हो सकती है, आपको 15, 20, 30 साल में भी हो सकती है, आपको 50 साल में भी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी टाइप का होना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ जैसे किसी को भी बुखार हो सकता है इस दुनिया में, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप इंडिया से बाहर हो, वैसे ही मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकती है। चाहे वो कितना ही अमीर घर से आ रहा हो, चाहे वो कितना ही गरीब घर से आ रहा हो, चाहे वो कोई रोड पे रहने वाला हो, चाहे वो कोई मिडिल क्लास फैमिली से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत बेसिक सवाल, अगर कोई मेंटल इलनेस फील कर रहा है, या मैं तो ये कहूँगा कि वो, मैं मानता हूँ कि अगर वो दिमागी रूप से बीमार नहीं है बट वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो पूरे चांसेस हो जाते हैं कि आप मेंटली इल हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। ऐसे में जो हमारी जो नॉर्मल सिटीज़ हैं, रिमोट वन है, जैसे जिला जिसको बोलते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो, वहाँ पे किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी जो उनकी साइकोलॉजिकली हेल्प कर दे, साइकियाट्रिक को ढूंढना। ऐसे में एक नॉर्मल पर्सन कहाँ अप्रोच करे, कैसे अप्रोच करे, कैसे ढूंढे कि मैं यहाँ से हेल्प ले सकता हूँ, ये डॉक्टर मेरी हेल्प कर सकता है, यहाँ से मैं थेरेपी ले सकता हूँ, या आपके थ्रू ऐसा कुछ आप कोई आपका कॉन्सेप्ट है या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ वो आवेदन कर सकता है, तो ये हेल्प कैसे ले सकता है? जब मैंने ये कैंपेन किया था, मैं जहाँ भी बोलती थी वहाँ मैं एक पैम्फलेट देती थी जिसमें लिखा होता था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, कैसी टाइप की बीमारियाँ होती है, और एक वाइट कलर का पेपर था उसमें जिसमें हेल्पलाइन नंबर्स थी। ये जो पैम्फलेट है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसके डाउनलोड का पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और मैं स्क्रीन पे भी इसको शो कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। बिल्कुल। तो वो हेल्पलाइन नंबर्स मेरे दौरान नहीं थी इतनी एक्टिव, बट आज उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं क्योंकि मेरे करीबी लोगों ने उस पर पर्सनली कॉल करके तभी वो नंबर्स हमने दिए हैं उन बच्चों को। क्योंकि अब मैं जैसे गई किसी शहर में और मैंने बात करी, मैं सिर्फ उस 1-2 घंटे के लिए वहां हूँ, उसके बाद मेरी अवेलेबिलिटी का पता नहीं, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, और मैं उस बच्चे की मदद कर पाऊँ या ना कर पाऊँ मुझे नहीं पता कि वो कितना सिवियर है। बट ये हेल्पलाइन नंबर्स, अगर आपको ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं या आप बहुत परेशान हैं, तो ये हेल्पलाइन नंबर्स में प्रोफेशनल्स बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि उस समय आप क्या कर सकते हो, या आपकी जो इशू है वो कितना बड़ा है कि डू यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, या आपको आपसे बातचीत से ही ठीक हो सकता है। अब मेरा केस ऐसा था कि साइकियाट्रिस्ट के बिना मैं शायद ठीक नहीं होती। साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर का भी मैं एक डिफरेंस समझा देती हूँ, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आपको दवाएं देता है, और काउंसलर ऐसा इंसान होता है जो आपसे बातचीत करके आपको गाइडेंस देता है और आपकी मदद करता है कि कैसे आप बेटर हो सकते हो, कैसे आप अचीव कर सकते हो एक बेटर मेंटल हेल्थ। तो पहले तो ये डिफरेंस समझना जरूरी है कि काउंसलर और एक
जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा, एक साइकेट्रिक जो है उसमें डिफरेंस क्या है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरी इलनेस इतनी नहीं है कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट से एक्चुअली दवाएं खानी पड़े, तो फिर मैं सिर्फ एक काउंसलर तक जाकर बात कर सकता हूँ। और अगर काउंसलर को लगता है कि नहीं इससे ज्यादा मदद की जरूरत है, दवाएं लेनी पड़ेंगी, तब वो आपको रेफर कर देगा कि आप इस फलाना साइकेट्रिस्ट के पास चले जाइए। हाँ, लोकली ये सब चीजें अवेलेबल हैं, कैसे ढूंढें इनको? क्योंकि कई बार मैंने भी सर्च किया है कि कोई काउंसलर है या फिर कोई साइकेट्रिक तो खैर मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टार्टिंग में तो काउंसलिंग की जरूरत होती है फर्स्ट स्टेप पे। काउंसलर सोशल मीडिया पे या किसी जगह आसानी से अवेलेबल है नहीं। काउंसलिंग को लेके बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं। आई थिंक अब तो हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग एनजीओज भी हैं जहाँ रहते हैं, और अब तो स्कूल्स में भी कंपलसरी हो गया है काउंसलर होना। कुछ सुजेस्ट कर सकते हो एनजीओज के नेम? आप ऐसे आप जानते हो किसी एनजीओ को, कोई एक दो? संतोलन करके है जहाँ मेरी काउंसलर काम करती है। जी मैम। तो संतोलन है, चिल्ड्रंस फर्स्ट है, और इवन हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, तो मिल सकते हैं आपको। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके उनसे ये डिस्कस कर सकते हो। वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता वहाँ पे बताएंगे। आप पर अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो जहाँ काउंसलर नहीं है और वहाँ साइकेट्रिस्ट है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट से भी बात कर सकते हो और बोल सकते हो कि हमें प्लीज आप एक काउंसलर का नंबर दे दीजिए या रेफर कर दीजिए किसी को जिसको आप जानते हो। एंड प्लस हम भी आपको दे सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे आप बात कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे आप पूछ सकते हैं, हम भी आपको रेफर करा सकते हैं। ये सब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम। मैम, जो हमारे समाज में आजकल जो है, जो मेंटल इलनेस है, आपको लगता है कि उसको लेके अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है, या मतलब लोग शेमफुल क्यों फील करते हैं ये बताते हुए कि यार मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ दिमागी रूप से? ये आज भी शर्म क्यों महसूस की जा रही है समाज में? आपने बहुत गांव में, रूरल एरियाज में विजिट किया है, तो आपने क्या फील किया मैम वहाँ पे? एक तो लोगों को शर्म आती है, अपने आप को जैसे भी हो, आप कभी खुशी नहीं होते। अगर आपके सीधे बाल है तो आपको कर्ली बाल चाहिए, अगर आप मोटे हो तो आपको पतला होना है। तो वो चीज होती है कि आप अपने आप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और उसकी वजह से प्लस नॉलेज नहीं है लोगों को। जैसे अब गांव में मैं जाती थी तो लोगों को यही लगता है कि भूत है, आत्मा आ गई है। लोग ये सोच ही नहीं पाते कि यार ये बीमारी भी हो सकती है। तो जब मैं जाके बात कर रही हूँ तो उनको तब समझ आ रहा है कि अच्छा ऐसी भी कोई बीमारी होती है। उनको ये, उनके हिसाब से कैंसर और खांसी, जुकाम, बुखार यही चीजें हैं, बीमारी ये नहीं। फिजिकल इलनेस को ही वो इलनेस मानते हैं। बिल्कुल। मेंटल इलनेस उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो बाबाज या फिर इन सब चीजों का सहारा लेने लगते हैं, जहाँ पे वो और भी बुरी स्थिति में जाके फंस जाते हैं। बिल्कुल। और मैं दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैम, सिर्फ अडोप्शन ही नहीं, अडोप्टेड चाइल्ड ही नहीं, जिनके माँ बाप हैं, मैंने बहुत बार देखा है वो अपने माँ बाप से भी खुश नहीं है। तो वी शुड हैव फाइंड अ रीज़न टू बी हैप्पी। एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ है। तो सबसे मेरा तो जो मैं समझा हूँ अभी तक आपकी से जो बातचीत हुई है, कि फर्स्ट स्टेप है एक्सेप्टेंस। आप जैसे हो आप बेस्ट हो। Exactly. आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करो खुद को, और ये मत देखो कि आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है। इसके बारे में मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है मेरा कि जो मेंटल इलनेस है, क्या वो कोई कमजोरी है, वीकनेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब कितने सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो कैंसर से जूझ कर बाहर आ जाते हैं, तो वो उनकी वीकनेस नहीं, एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। मैं आज ये नहीं कहूंगी कि मेंटल हेल्थ सर्वाइवर के होने की वजह से मेरे ये वीकनेस थी। हाँ, मैंने लाइफ में बहुत लेट किया। जब लोग नौकरियां कर लेते हैं, मैं नौकरी नहीं कर पाती थी। जब लोग टाइम से स्कूल खत्म करते थे, मैंने 1-1.5 साल बाद स्कूल खत्म किया। या मैंने बहुत सारे लाइफ में खो दिए, दोस्त खो दिए, फैमिली मेंबर से मैं उस तरह एक बॉन्डिंग नहीं बना पाई। तो वो सारी चीजों का रिग्रेट अलग है, या रिग्रेट भी नहीं, पर ठीक है वो शायद मैंने लाइफ में लेट किया। पर ठीक है, हम होते भी तो नहीं है ना कि कोई डिसाइड करे कि इस दौरान ही आपको ये चीज कर लेनी चाहिए। कोई इंसान जाके 50 साल में भी शादी करता है, कोई 20 साल में भी कर लेता है, और कोई 15 में भी कर लेता है, जो इलीगल है, बट करता है। लोग फैमिलीज करा देते हैं। बट वो एक्सेप्टेंस हमें लाना है कि यार हमें ये इश्यूज हैं और हमें पहले हेल्प लेनी है, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो वो जरूरी था। एक्सेप्टेंस और फैमिली की बात अगर हम कर रहे हैं, फैमिली की अगर हम बात करें, तो जो हमारी फैमिलीज हैं और जो फ्रेंड्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है किसी की मेंटल हेल्थ को स्टेबल बनाए रखने के लिए, या उसको उस ट्रॉमा में धकेलने के लिए?
कि ये आपने देखा होगा इसकी क्या परसेंटेज है कि किस लेवल पर लोग, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बाहरी कारणों से ही इस ट्रॉमा में जाते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज, फ्रेंड्स के साथ, तो ये इसका क्या कंट्रीब्यूशन? एक जो बहुत बड़ा इशू रहता है वो हो सकता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस होना। अब बच्चा जब डोमेस्टिक वायलेंस देखता है तो उसको ट्रॉमा होता है, घर में चीख चिल्लाना हो रहा है, मार धड़ाई हो रही है, गाली गलौच हो रही है, तो बच्चा कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज होगा ही होगा। बिल्कुल। और कहीं आप देख रहे हैं कि यार मम्मी को तो बराबर ही नहीं मानते पापा, तो वो भी होता है कि ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, ऐसे क्यों हो, वैसे क्यों हो, या बच्चों को भी बोल रहे हैं ऐसे क्यों हो, सर ढक के रहो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो, इतना तेज क्यों बात कर रहे हो, ये सारी चीजें भी करती हैं। तो एक तो फैमिलीज ये गड़बड़ी करते हैं, और दूसरी बात ये होती है जब आपको बच्चे में दिख रहा है कि सिम्टम्स हैं किसी मेंटल इलनेस के, तो आप इग्नोर करते हो उसको कि यार ये एज के साथ है, ये अभी ठीक हो जाएगा, या अभी ब्रेकअप हुआ है, अभी ये कुछ टाइम का है। लोग ये सोच लेते हैं नाटक कर रहा है, हाँ नाटक कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, टेंशन पाने की कोशिश है, कर रहा है, हाँ। तो लोग उस तरह से इग्नोर करते हैं, तो वो होता है। प्लस जब आप जैसे अब सबसे ज्यादा आई थिंक पेरेंट्स से भी ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा अपने दोस्तों को मानते हैं या टीचर्स को मानते हैं, क्योंकि स्कूल में होते हैं। तो जब आपको सपोज मेरा कोई दोस्त मुझे आके बता रहा है यार सहर आज मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मैं बस अपनी नस काट लूं, अब मैं बोलूं हाँ 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 यार तुम कैसी बात कर रहा है यार, इग्नोर कर, ऐसे ही तेरे को लग रहा होगा, थोड़ी देर में तो ठीक हो जाएगा। एक ये तरीका होता है रिस्पॉन्ड करने का या जवाब देने का, और एक होता है अरे नहीं भाई क्या हो गया, तुम मुझे बैठ के बताओ, मैं उसके कंधे पे हाथ रखूं या मैं उसका हाथ थोड़ा सहला दूं, तो मैं उसको थोड़ा कंफर्टेबल करूं कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। वो मुझे बोल रहा है यार घर में यार मार धड़ाई होती रहती है, चीखा चिल्ली होती है, मेरे से बात ही नहीं करता कोई, मुझे पेरेंट्स उस तरह टाइम नहीं दे रहे, मुझे इतनी अकेलापन होता है, और मैं जब घर जाता हूँ ड्रामा शुरू हो जाता है, मुझसे नहीं डील हो रहा, मैं जीना ही नहीं चाहता, या मैं फेल हो गया इस सब्जेक्ट में। तो जब अगर कोई फेल हो गया तो आप उसकी पढ़ाई करने में मदद कर दो, उसको आप बेटर कर सकते हो, या आप उससे बात कर लो, आप उसको सुन लो, जैसे मैंने कहा आप उसको बॉडी जेस्चर्स, उसको समझना जरूरी है सबसे पहले, उसको मजाक ना उड़ाओ, चाहे अगर आप मदद भी ना कर पाओ बस मजाक मत उड़ाओ, और उसके कंधे पे हाथ रख के भाई मैं हूँ तेरे साथ, उसके अंदर जो है पहले उसको निकालो आप, उसकी प्रॉब्लम को समझो, तो फर्स्ट थेरेपी का काम करेगा ये। बिल्कुल, एटलीस्ट बात करो, क्योंकि मैंने भी बेटर फील करना ना एक्चुअली तभी शुरू किया जब मैंने ओपनली इस टॉपिक पे बात करनी शुरू की, और मुझे लोगों का फीडबैक आया कि यार सहर तुम तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हो। अब कोविड में जब हम सब घर में बंद थे तो मैंने फेसबुक लाइव करना शुरू किया अलग अलग टॉपिक पे हर हफ्ते, तो उससे भी मुझे रिस्पॉन्स आता था कि यार सहर तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, या मेरी बेटी बेटर फील कर रही है तुम्हारे वीडियोस देख के, या मेरी माँ फील कर रही है बेटर, तो वो मुझे भी हिम्मत देता था और उनको भी एक जीने की उम्मीद देता था। तो दैट इज हाउ मैंने उनकी मदद करी और मेरी भी मदद हो गई उस रिटर्न में। तो हम या तो ये कर सकते हैं, या हम बुरा भला बोल के दूसरे इंसान का ट्रॉमा बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी मेंटल हेल्थ पाने के लिए कि आप हमेशा स्टेबल रहें, आप मेंटली फिट रहें, आप क्या कुछ ऐसा सुजेस्ट कर सकती हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज कुछ ऐसा है, या आपको खेलना चाहिए, आपको टीवी मूवीज बुक्स, अच्छी मेंटल हेल्थ रखने के लिए एक आम आदमी क्या कर सकता है? ठीक है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है तो आप अपने हथेली पे एक बर्फ का क्यूब, एक या दो, छोटे हैं तो दो ले लो, अगर बड़ा है तो एक रख लो, और उसको ऐसे बंद कर लो मुट्ठी में। वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेल्ट होगा, क्योंकि थोड़ी देर में आपकी बॉडी की हीट से वो मेल्ट होने लगेगा, तो आपका दिमाग शांत होने लगेगा। अगर आपके पास बर्फ नहीं है तो आप ठंडा पानी लो फ्रिज से निकाल के, ये नलके का पानी नहीं, ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के कंटिन्यूसली अपने मुंह पे डालो, तो उससे भी आपका दिमाग शांत होगा। पर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अगर सपोज मुझे आपसे गुस्सा आ रहा है और मुझे ऐसा मन कर रहा है कि या तो मैं आपका सर फोड़ दूं या मैं अपना सर फोड़ लूं आपकी वजह से, तो मैं अवॉइड कर सकती हूँ, मैं इस जहां मैं हूँ आपके साथ उस जगह से निकल कर मैं कहीं वॉक पे जा सकती हूँ, मैं दूसरे लोगों से किसी से बात करने की कोशिश कर सकती हूँ, या मैं जैसे मेरे पास एक डॉग है मैं उसके साथ खेल सकती हूँ, अपने आप का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। और आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो, मेरे लिए पेंटिंग बहुत हेल्प की है, तो मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। किसी को गाने का शौक है वो गाना गा सकता है, डांस करने का शौक है आप डांस कर सकते हो, आपको जिम करने का शौक है आप जिम कर सकते हो। एक्सरसाइज जितना करोगे फिजिकली, आप जितना अपने आप को फिजिकल बिजी करोगे, उतना आपकी मेंटल हेल्थ भी बेटर होती जाएगी। ट्रैवल भी इसमें कुछ सहायता करता है?
बिल्कुल, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप नई चीजें देख रहे हो, आप उस जगह पे नहीं हो जहां आपको मेंटल ट्रॉमा मिल रहा है। अगर घर में मिल रहा है, आप घर से बाहर हो, तो बिल्कुल मिलेगा। लेफ्ट दैट प्लेस, हाँ, उसको छोड़ दो उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। थोड़े दिन अपने माँ बाप से मत देखो, अगर उनसे आपको गुस्सा आ रहा है उनसे मत बात करो आप। मैं भी यही करती हूँ। अब मुझे गुस्सा आता है और मुझे लगता है कि यार पापा की ये बात मुझे हर्ट कर रही है, तो एक तरीका है कि मैं उन पे वापस चीखूं, वो मुझ पे वापस चीखें, और वो कन्वर्सेशन कहीं खत्म नहीं होगी, दोनों एक दूसरे पे चीखते रह सकते हैं, बात बढ़ जाएगी। और दूसरा तरीका है कि यार ठीक है पापा, अभी इस बारे में बात नहीं करते, अभी मैं बाहर जाके एक आइसक्रीम खा के आती हूँ, फिर आधे घंटे बाद इस बारे में बात करते हैं। उस तक क्या होगा कि आपका दिमाग तब तक शांत हो चुका होगा। आप यहाँ से चल के बाहर गए, आपने बाहर एक आइसक्रीम खरीदी, आपने एक आइसक्रीम वाले से बोला कि भैया अच्छा कितना हुआ, तो आपका दिमाग उसने शिफ्ट कर दिया उस थॉट्स को, उस गुस्से को शांत कर दिया आपने। बिल्कुल। तो वो शिफ्ट जो होता है वो आप पेंटिंग करके भी ला सकते हो, और बाहर जाके ट्रैवल करके भी ला सकते हो, अपने डॉग के साथ खेल के भी ला सकते हो, गा के भी ला सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, मूवी देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, जो आपकी हॉबी हो, आप अच्छा लगे वो करो। बिल्कुल, जिस चीज से आपको खुशी मिल रही है। और मैम, जो लोग अभी इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इससे भी पहले तो ये सवाल बनता है मेरा कि जो ये मेंटल इलनेस है, ये कितने टाइप की है? ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है वैसे, बट अगर कॉमनली हम समझें, जैसे कोई शराब पी रहा है, उसको शराब भी पीनी है, वो अपनी फैमिली को नहीं देख रहा, वो कुछ नहीं कर रहा। ये बहुत रूटेड सवाल है, बहुत ग्राउंडेड सवाल है, क्योंकि अगर हम रूरल या कहीं शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो ये घर घर की कहानी होती है। बिल्कुल। क्या वो लोग मेंटल इल माने जा सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी टाइप का एडिक्शन, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो दारू पीना हो, बिल्कुल मेंटल इलनेस हो सकती है। और आपकी कहानी वहीं से शुरू हो सकती है, क्योंकि जैसे आपको सपोज चॉकलेट खाना पसंद है, आपको वो चॉकलेट नहीं मिल रही है, तो आप परेशान तो कहीं ना कहीं हो रहे हो। अब जिसको दारू पीने की आदत है, जिसको ड्रग्स लेने की आदत है, तो उसको चाहिए ही। अगर नहीं मिलेगी तो उनके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, उन्हें गुस्सा आने लगेगा, या उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगेगी, या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, सिर्फ मेरी एक जर्नी है मेंटल इलनेस के साथ, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगी कितने टाइप की मेंटल इलनेसेस होती हैं, बट कुछ भी हो सकता है जो आपको मेंटल इलनेस तक ले जा पाए। वो छोटी बड़ी बात भी हो सकती है, और कैसे भी आप मेंटल इलनेस पे पहुंच सकते हो आप। ये किसी के लिए भी एक सवाल हो सकता है कि अगर आपका कोई करीबी है और वो मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, आपको पता चला कि ये वीडियो देखने के बाद, या वैसे भी आपको समझ में आया कि यार ये मानसिक रूप से बीमार है या फिर बीमार होने की कगार पे है, तो फर्स्ट सबसे पहला आपको क्या करना है? मेरा जो सुझाव है वो ये है कि आप उससे बात करो। अगर आपको लग रहा है, ये फर्स्ट एड पूछ रहा हूँ मैम मैं मेंटल इलनेस वालों के लिए। हाँ, यही है कि आप उसके अंदर से वो चीज किसी तरह बाहर लाओ। काउंसलर भी यही करता है, उसके लिए पैसे लेता है काउंसलर, बट अगर आप फ्री में उस बच्चे के पास बस बैठ जाओ और आप पूछो, बच्चा आप मुझे परेशान लग रहे हो, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत है, मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको बेटर कर पाऊँ। या तो एक तो ये होता है ना कि जैसे आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे मरना है और मेरा ये रीजन है मरने का, अगर आप मेरे अंदर से वो थॉट ही निकाल लो तो उससे भी तो मैं हल्का फील कर रही हूँ कि यार मेरे अंदर ये चीज थी जो मुझे खाए जा रही थी, जो मैं किसी को बताकर बेटर फील कर रही हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं मजाक में, बोलते हैं कि किसी की बात में बात नहीं टिकती पेट में, तो वैसे होता है, वो हल्के ही रहते हैं, वो हल्के। हाँ, तो अब यही होता है कि अब उस बच्चे को वो चीज खा रही है कि यार घर में लड़ाई हो रही है, या मेरा मार्क्स अच्छे नहीं आए, और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा अपने माँ बाप, क्योंकि वो लड़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, वो उनको भी नहीं बता पा रहा, उनको लग रहा है कि मुझे ही ना चपेड़ मार दे। तो यही करते हैं माँ बाप, क्योंकि पास होना है, स्ट्रेस लगाते हैं अपने बच्चों पे, अपनी उम्मीदें डाल देते हैं, तो बच्चा बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो अगर आप उस बच्चे से पूछ लो कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, और वो प्रॉब्लम आपको अगर बाहर निकाल के बता दे, तो आप वैसे ही बहुत मदद कर रहे हो। अब मेरे माँ बाप ऑलमोस्ट 70 साल के होने वाले हैं दोनों ही, तो अब वो 70 साल के होके और मैं 30 साल की हूँ, मेरे भाई अभी 38 ईयर्स के। अब ये डिफरेंस है इतना सारा एज गैप का, पर मेरी 70 साल की माँ से भी मैं लाइफ की कोई भी टॉपिक पे रात को 2 बजे भी बात कर सकती हूँ, 3 बजे भी बात कर सकती हूँ, सुबह के 6 बजे भी बात कर सकती हूँ। मुझे बस उठाना है, बोलना है मम्मा ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, इसको अभी बैठ के बताओ कि मैं क्या करूं, या मैं पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। डिस्कशन बहुत जरूरी है मेंटल इलनेस के लिए, और अवेलेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। बच्चा आपका है, आपकी फैमिली है, अगर आपका कोई दोस्त भी है तो आप उसके लिए भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो ना। अब अगर आपने बच्चों के बारे में काफ़ी बात की,
तो बच्चों की मेंटल इलनेस पे या मेंटल हेल्थ पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ मैम। वो ये है कि जो माँ बाप हैं या परिवार है जिनके घर में इन्फेंट्स हैं, टोडलर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बहुत फर्टाइल उनका दिमाग है और वो शरारत कर रहे हैं, उनको नहीं पता क्या मुझे करना है, ये चीज़ गलत हो रही है मेरे से, ठीक है, बस उनको कुछ करना है, एक्सप्लोर करना है। ऐसे में हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे को हम बहुत ज़्यादा डांटते हैं, हम उस पर चीखते हैं, हाथ उठा देते हैं, तो हाँ हाथ भी उठा देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या इनका कोई हाथ रहता है बच्चे को मेंटल इलनेस में धकेलने के लिए, मेंटली उसको सिक करने के लिए? बिल्कुल। तो हमें बच्चे को बचपन से ही मेंटल इलनेस से बचाने के लिए उससे बिहेव कैसा करना चाहिए और कैसे हम धकेलते हैं उसको वहाँ पे? अगर जैसे आपने कहा चिल्ला रहे हो आप, उस पे चीख रहे हो या हाथ उठा रहे हो, तो वो क्यों नहीं ट्रॉमेटाइज होगा। जैसे अगर आप एक बच्चा बचपन से, बिल्कुल आप मान लो 2-3 साल की उम्र से उसको फील होता है कि कोई मुझे मार रहा है कंटिन्यूअसली, कोई ना कोई हाथ उठा रहा है, मैं पापा को कुछ बोल रहा हूँ या कुछ भी, कुछ खेल रहा हूँ, खिलौना तोड़ दिया तो पापा ने थप्पड़ मार दिया, मम्मी ने मार दिया, तो वो बच्चा हमेशा डरेगा और उसके अंदर वो ट्रॉमा बनेगा, वो मेंटल इलनेस में बिल्कुल आगे जा सकता है, उसको हो सकती है मेंटल इलनेस बाद में। बट अगर वहीं पे आप उसको समझाओ, आराम से समझाओ, बेटा ये नहीं करना, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, खिलौना ही तो है, बच्चा तो ठीक है आपका, उसको लाइफ लॉन्ग तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, तो उसको तभी समझना शुरू करना पड़ेगा। अब जैसे मैं वायलेंट थी बचपन में, मम्मी पापा को उस समय पता होता और मेरी काउंसलिंग तभी शुरू कर देते, तो शायद मैं इतना आगे नहीं जाती और मेरे कुछ साल में ही मैं बेटर हो गई होती, 15 साल नहीं मेरे होते इतने जाया। बट अब वो भी था कि लैक ऑफ अवेयरनेस तो थी उस समय। अब जाके मेंटल हेल्थ के बाद दीपिका पादुकोण बात कर रही है, मैं बात कर रही हूँ, मेरा और दीपिका पादुकोण का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो दीपिका पादुकोण लोगों के लिए बहुत बड़ी है, सब कर रही है। अगर वो इतनी हिम्मत करके अपनी इमेज को हटाकर मेंटल इलनेस के बारे में बात कर रही है और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से आकर अगर ऐसी बातें कर रही हूँ, तो कोई तो डिफरेंस बनेगा। मेरी जो कैंपेन थी ब्रेकिंग स्टिग्मा 1 माइल एट अ टाइम, मैं कहूंगी ये फर्स्ट स्टेप है इस स्टिग्मा को तोड़ने के लिए। आगे मैं तो काम करूंगी और मैं वो जो 3500 लोगों तक पहुंच कर आई हूँ, अगर वो एक भी इंसान को आगे बता रहा है तो 7000 लोग तो ऐसे ही हो गए। और घर जाके बच्चा ऐसा तो है नहीं कि अपने माँ बाप से नहीं बोलेगा कि यार मम्मी आज ऐसे हुआ था, तो वो भी चेंज तो कहीं ना कहीं आ रहा है। अब माँ बाप भी बताएंगे यार स्कूल में भी ऐसे मेंटल इलनेस के बारे में बातें हो रही हैं, तो वो आगे भी अपने ऑफिस में कलीग से किसी से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आगे जा ही रहे हो, बढ़ रहे हो। इसके साथ साथ जो मेंटल इलनेस है, ये आप इसको क्या हर तरीके का मेंटल इलनेस जो है वो जानलेवा होता है? सुसाइडल थॉट्स कंपलसरी हैं इसमें आने? हो सकता है, डिपेंड करता है। जैसे अगर मुझे फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्रेशन हो रहा है जिसमें मैं बस अकेला फील कर रही हूँ या ज्यादा बात नहीं कर पा रही, है ना, तो जरूरी नहीं है कि मैं कल को सुसाइड ही कर लूँ। ये हो सकता है कि मैं थोड़ी चुप रहूं। आजकल जो बच्चे हैं ना मैम, उनमें ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलती है। बहुत बच्चे सुसाइड के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एग्जाम नहीं अच्छे से वो स्कोर कर पा रहे हैं, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है? या तो माँ बाप काम कर रहे हैं, उनका प्रेशर काम कर रहा है, या फिर सोसाइटी का प्रेशर काम कर रहा है, या टीचर्स का। तो फर्स्ट जो हमारा जो कंक्लूजन है वो ये है, आपने जो बताया कि आप प्रायोरिटीज ढूंढिए, आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, कोई एग्जाम, कोई खिलौना या घर में पड़ी हुई कोई चीज नहीं। बिल्कुल, एग्जाम दोबारा दिया जा सकता है, खिलौना दोबारा आ सकता है, बच्चा चला गया तो आप क्या करोगे? पर ऐसे में जो स्टेटमेंट पास होती है, जो अगर मैं नहीं पूछता तो यही होती, वही मैं पूछ रहा हूँ आपका सवाल। फिर ये बोला जाता है कि अगर हम इसको कुछ ना बोलेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसको कैसे हैंडल करेंगे इस सवाल को? ये तो सोसाइटी में हर इंसान का सवाल है और यही सवाल है मेन। देखिए, आप बिगाड़ने से या बिगड़ने से बच्चे को नहीं रोक सकते। बच्चे को बिगड़ना होगा तो बाहर पीयर प्रेशर से भी बिगड़ सकता है, टीचर्स की गलत हरकतें देख ली अगर कभी किसी, तो उससे भी बिगड़ सकता है, मारना पीटना देख रहा है टीचर को करते हुए तो उससे भी बिगड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ही से बिगड़ रहा है या आप उस पर हाथ नहीं उठा रहे तो बिगड़ रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझ पे 30 साल की हो रही हूँ, मेरे पे ऐसे कभी कोई हाथ नहीं उठाया कि अरे इसको, ये तो सामान तोड़ रही है घर में, इस पे हाथ उठा दो, ऐसा नहीं है। उन्होंने समझने की कोशिश की कि हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
जब तक वो बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता या अडल्ट नहीं बनता कि आप उसका ख्याल रखो। और उसके लिए आपको जो भी करना है, अगर उसको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है तो आप देने दो ना, एटलीस्ट आपका बच्चा तो है। दोबारा खिलौना दिलाना है तो दिला दो। उसको आप लेके आए ना, आपका डिसीजन था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, बिल्कुल वो प्रायोरिटी आपकी है। अब मेरे ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है, ये मुझे इस दुनिया में नहीं लाए। ये चाहते तो बोल सकते थे यार ये मेंटल इलनेस हमने तो नहीं मांगा था बच्चा, मुझे दे सकते थे वापस जाके, पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा बच्चा है। इनका जो मेरे बड़े भाई हैं, इनका जो बायोलॉजिकल बेटा है, उसको वो उस तरह टाइम नहीं दे पाए कभी जिस तरह मुझे उन्हें देना पड़ा। पर वो भैया को समझाते रहते थे कि तुम्हारी बहन के साथ इलनेस है, प्रॉब्लम है, तो हमें उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेरे दूसरे बड़े भाई को बिल्कुल अलग करके उन्होंने छोड़ दिया कि उसके साथ जो हो रहा है वो देखता है, बाद में कोई देखेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सहर है, या सिर्फ सहर नहीं, सिर्फ साहिर है। दोनों को उन्होंने बैलेंस किया। जो भैया के लिए करने की जरूरत थी की, जो मेरे लिए अगर ज्यादा करने की जरूरत थी तो उन्होंने वो भी की। उनके पास ये ऑप्शन शायद मैं कहूंगी अगर होता कि मुझे छोड़ दे तो वो चूज कर सकते थे। बहुत माँ बाप वो भी करते हैं, जैसे हम डॉग्स में भी देखते हैं आजकल इंस्टा पे रील्स आती है कि कुत्ते को कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप रोड पे उसको छोड़ आते हो, बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हो, या आप कहीं पे उठा के आप उसको अलग कर देते हो, या किसी और रिश्तेदार को दे देते हो अगर पैसा नहीं है सपोज आपके पास। बट ये सोल्यूशन नहीं है। हर सिचुएशन का सोल्यूशन निकलता है और वो ढूंढना जरूरी है। आप भाग नहीं सकते, हम एस्केप ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे इस सिचुएशन से जो है वो मेरा पीछा छूट जाए। ऐसे में जो एजुकेशन है, अगर कई लोग हैं जो इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं, ये सवाल इसलिए है स्पेशल फॉर द रूरल पीपल्स, और जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या झुग्गियों में भी रहते हैं, वो ये फेस कर रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो क्या एक साइकेट्रिक के लिए या किसी काउंसलर के लिए, या जैसे आप इसमें लोगों की हेल्प कर रहे हो, एजुकेशन का कितना इसमें रोल रहता है उसको वहाँ से ओवरकम करने के लिए? क्या ऐसा है कि अगर कोई एजुकेटेड है तो उसको जल्दी से समझाया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है, कम एजुकेटेड है तो वो ज़्यादा समय लेगा, या इसका उल्टा है कि भाई अगर कम पढ़ा लिखा है तो वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता? एक तो चीज़ है, जैसे मेरे डैड दिल्ली IIT से हैं, आप कोई सुने कि गौहर रजा दिल्ली IIT से हैं, तो अगर मेंटल इलनेस की बात आए तो उनको तो बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए क्योंकि वो दिल्ली IIT पास करके बैठे। ऐसा नहीं होता। पढ़ाई से लेना देना नहीं है इसका कि आपके क्या क्वालिफिकेशंस है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कहाँ से आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है, या आप कितना समझना चाहते हैं दुनिया को या प्रॉब्लम्स को, आप उतना समझोगे। अगर मुझे कोई नॉर्मली आके मेंटल इलनेस के बारे में बताता तो शायद मुझे भी मजाक लगता, मैं शायद सीरियस नहीं लेती। बट जब एक पेशेंट आके मुझे बताएगा जो उसने खुद फेस किया है, लोग मुझे क्यों सुनते हैं? मुझे इसलिए सुनते हैं क्योंकि मैं वो चीज के थ्रू जाकर बैठी हूँ, मेरे साथ वो हुआ है। पेशेंट्स मुझसे बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार इसके साथ हुआ है, ये हमारी एक्चुअल पेन समझ पाएगी जो हम उस समय फील कर रहे हैं। अब एक नॉर्मल इंसान से बात करने जाए एक पेशेंट तो उसको लगेगा ये मुझे क्यों समझेगा, मुझे सुनेगा क्यों? बट एक पेशेंट से बात कर रहे हो जो ऑलरेडी पेशेंट रहा है या सर्वाइवर अब बन गया है, तो उसको समझ ज्यादा होगी इस टॉपिक पे। और मैं जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, चाहे वो किसी स्कूल का टीचर है, कोई पेरेंट है, कोई भाई है, कोई दोस्त है, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई डीन है, कोई VC है, या कोई पॉलिटिशियन है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैम जो है शहर हाशमी मैम जो हैं, ये इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने अचीव किया है। और मैम एक्टिविस्ट हैं, प्रोग्राम्स करती हैं अलग अलग जगह पे जाके, हेल्प करती हैं, काउंसलर भी हैं। आप काउंसलिंग ले सकते हो मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग। तो अगर कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्पेशल कोई सोसाइटी या ऐसे लोग जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं मेंटल इलनेस को लेके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल जो है मैम की वो दे रहा हूँ। आप इनसे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन से या जो इनकी संस्था है इनसे कनेक्ट करके आप वहाँ पे ये सेमिनार करवा सकते हो, कोई आयोजन करवा सकते हो, ताकि आपके बच्चों को, आपके जितने भी लव्ड वंस हैं जिनसे आप प्यार करते हो, उनको मेंटल इलनेस के बारे में जानकारी मिले। और सबसे बड़ा, हमारा दिमाग किंग है हमारा, तो हमारा किंग जो है उसको हर हाल में ठीक रखने की ज़रूरत है। तो हमारा अगर किंग बचेगा तो सब कुछ बचेगा। तो आपने देखा होगा चेस में भी
किंग को बचाया जाता है, तो किंग नहीं मरना चाहिए। तो बेसिकली जो मैम फाइट कर रही हैं वो हमारे किंग को बचाने की जो कोशिश है। बिल्कुल। और आप इनसे कनेक्ट करें, आप सेमिनार या कोई आयोजन करवा सकते हैं तो ज़रूर करवाइए, बच्चों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। खास करके जिन स्कूल कॉलेजेस में जो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट है उनको तो खासकर ऐसे लोगों को सेमिनार करवाने चाहिए जिन्होंने फील्ड पे जाके कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ अचीव किया है। और ये एग्जाम्पल हैं सभी जो मेंटल इल फील कर रहे हैं कि इन्होंने 15 साल कैसे मेंटल इलनेस से फाइट की और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने फिर हासिल किया, और आज जम्मू तक का एरिया मैम ने कवर किया है, कश्मीर तक मैम गई हैं और बाई बाइक गई हैं विद टीम, और बहुत आयोजन किए। आपसे मेरे बहुत सारे सवाल रहते हैं मैम, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है। बिल्कुल। आप जब आपकी विजिट होंगी या आपसे हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, उन सवालों को आगे बढ़ाएंगे, आगे पूछेंगे। बिल्कुल। आपने समय दिया मैम, इतनी अच्छी जानकारी दी पेरेंट्स के लिए और सब लोगों के लिए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी एंड में कि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं काउंसलर नहीं हूँ जैसे आपने बोला, बट मैं वो जरिया जरूर हूँ जो काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट तक ले जा पाए आपको, क्योंकि मैं एक सर्वाइवर हूँ। मैंने ये चीजें महसूस की हैं, मेरे साथ हुई हैं, एक्सपीरियंस हुई है, तो मैं आपको उस जरिया बन सकती हूँ, बट मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ और मैं आपको काउंसलिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास वो पढ़ाई की वो डिग्री नहीं है। वो रास्ता तो दिखा दोगे? बिल्कुल, मैं आपको रास्ता काउंसलिंग उनको मिल जाए। बिल्कुल, ये भी तो काउंसलिंग है मैम। मैंने ये नहीं बोला सर्टिफाइड काउंसलर, पर लोगों एक सर्वाइवर जो होता में है, जो सर्वाइवर होता है वो सबसे बड़ा परफेक्शनिस्ट होता है उस चीज का। उससे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने उस चीज को फील डिग्री भी कुछ नहीं कर वो पढ़ के नहीं आया है। बिल्कुल। डिग्रियां कर भी क्या रही है मैम आजकल, आप देख ही रहे हो। तो आपने इतना समय दिया मैम, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।